गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। आज अपन एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में सभी प्यारे विद्यार्थियों, शेर और शेरनियों, आपके लिए जो 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है, उस बुक में जिस पाठ्यक्रम की चर्चा की गई है, जिस सिलेबस दिया गया है, जिस पाठ्यक्रम के आधार पर आपको क्या करना है, बोर्ड की एग्जामों में उत्तर लिखने हैं, उन विषय को लेकर, उस पाठ्यक्रम के बिंदुओं को लेकर, उन यूनिट्स को लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बार बार देखेंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका चारों ओर का खाका यानी उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए। तो आज अपन जो वीडियो लेके आए हैं वो सिलेबस या पाठ्यक्रम का वीडियो लेके आए हैं। उसमें आपकी राजनीतिक विज्ञान में जो 80 मार्क्स हैं, उनका संबंधित जो बिंदु हैं उन पर अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मैंने कहा क्लास 12 के लिए राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या दिया गया है, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। यूनिट की बात करूं तो दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, खंड ए और खंड बे भाग में। खंड ए भाग है और खंड बे भाग है। खंड ए भाग की मैं पहले चर्चा करूंगा, खंड बे भाग है उसकी बाद में चर्चा करेंगे। मैंने बता रहा हूं कि यहाँ पर जो यूनिट हैं, दोनों भागों में 4-4 यूनिट की चर्चा की गई है। यूनिट नंबर फर्स्ट दी गई है, उस यूनिट में लगभग 10 नंबर से संबंधित अपन को प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस यूनिट में न्याय, पहला टॉपिक क्या है, न्याय, जस्टिस क्या है। तो न्याय की अलग अलग लोगों ने जो अवधारणाएं या सिद्धांत प्रतिपादन किए, उन लोगों की क्या की देखनी है। अपन ने जो सिद्धांत दिए या यहाँ पर उनकी व्याख्या की, उन पर विस्तृत रूप से प्रश्न बनते हैं। दूसरे में बात करूं, पहले यूनिट में दूसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, न्याय के बाद यानी जस्टिस के बाद जो पॉइंट बनता है, जस्टिस के बाद जो पॉइंट बनता है, शक्ति, पावर, सत्ता, ऑथोरिटी और वैधता, लेजिस्लेटिव। इसका मतलब है दूसरा पॉइंट है शक्ति, सत्ता और वैधता। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है, उसमें यहाँ से प्रश्न निकल के आता है। फिर मैं बात कर दूं प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति क्या है। तो शक्ति एक बल प्रयोग की करने की क्या है, योग्यता है। शक्ति प्रदर्शित करने की बात है। वास्तविक रूप से शक्ति का प्रयोग होता नहीं है, वो अगर होता है शक्ति तो वो बल के रूप में हो जाती है, दमनात्मक हो जाती है, तो वो बल होता है। शक्ति तो एकमात्र क्या है, आदर्श है। फिर मैं बात करूं सत्ता, किसी चीज में क्या हो, औचित्य पूर्णता नहीं तो, लीगलिटी, ऑथोरिटी नहीं तो उसे क्या कहते हैं, उसे सत्ता कहते हैं। तीसरा पॉइंट बनता है वैधता, औचित्य पूर्णता या वैधता ही ये क्या बनता है, शब्द बनता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, औचित्य पूर्णता भी बोल सकते हैं। ये लीगल रूप से क्या है, औचित्य पूर्णता है। तीसरा जो अपना पार्ट है वो प्यारे विद्यार्थियों धर्म है। धर्म क्या है, जैसे रिलीजन की बात करें कि वास्तव में जो संविधान में उल्लेखित भी किया गया है, धर्म से संबंधित धर्म क्या है। तो धर्म शब्द है जो ध्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य, यानी ऐसा कोई भी कार्य करो जो करने योग्य है, उसे धर्म की संज्ञा दी गई है। और भारत की बात करूं तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है, सर्क्युलिज्म। उसमें कहा जाता है कि भारत का अपना कोई क्या नहीं है, धर्म नहीं है। भारत किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्म भारत की दृष्टि से क्या है, समान है, इक्वल है। फिर एक पॉइंट बनता है स्वतंत्रता और एक बनता है समानता, यानी फ्रीडम, और एक बनता है आपका इक्वलिटी, यानी लिबर्टी बात करूं यानी स्वतंत्रता की बात करूं तो यहाँ पर लिबर्टी और इक्वलिटी यानी समानता दी गई है। यानी किस किस क्षेत्र में इसमें प्रश्न बनेंगे, वो स्वतंत्रता के प्रकार बनेंगे, एक असमानता के प्रकार बनेंगे। एक प्रश्न बनता है स्वतंत्रता समानता आपस में अंतर भी है और इनमें आपस में पूरक भी है एक दूसरे पर। तो ऐसे प्रश्नों, यहाँ से छोटे प्रश्नों से लेके एक बड़ा प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं बात करना चाहता हूँ यूनिट नंबर 2 की, जो यूनिट है राजनीतिक सामाजिकरण
राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता। पहले तो हमें राजनीतिक शब्द हैं उसकी व्याख्या ध्यान रखनी पड़ेगी, और राजनीतिक सामाजिकरण का मतलब है राजनीति से जुड़ा होना। राजनीति से क्या होना? जुड़ा होना सामाजिकरण है। कितना इसमें क्या है? सामाजिकरण हुआ है। दूसरा पॉइंट बनता है राजनीतिक संस्कृति। तो इस हमें पहले सामान्य संस्कृति को देखना होगा, और सामान्य संस्कृति का ही एक भाग आता है प्यारे विद्यार्थियों। वो कौन सी संस्कृति है? राजनीतिक संस्कृति है। यानी कुछ बड़े लोगों की संस्कृति होगी और एक सामान्य जनता की संस्कृति होती है। एक है राजनीतिक सहभागिता का मतलब है राजनीतिक कार्यों में जनता कितनी सहभागी है उसकी चर्चा की जाती है। ये 2 यूनिट हैं, ये दोनों ही 10-10 नंबर की क्या हैं? यूनिट हैं। तीसरे यूनिट की बात करूं तो उसमें अवधारणाएं दी गई हैं। ये क्या हैं? ये अवधारणाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों। अवधारणाएं जो आपकी अवधारणाएं हैं वो प्रमुख अवधारणाएं हैं उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, ठीक है, और गांधीवाद। ये प्यारे विद्यार्थियों ये अवधारणाएं हैं। ये क्या हैं? अवधारणाएं हैं जिनको यहाँ पर दिया हुआ है अपने सिलेबस में। तो पहले हमें इस वाद शब्द का मतलब है कोई बातचीत होती है, विचार विमर्श होते हैं और फिर एक सिद्धांत के रूप में उसकी व्याख्या की जाती है, उसे हम वाद कहते हैं। इस वाद में सबसे पहले उदारवाद का मतलब है यहाँ पर कुछ लचीलापन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। किसी बात को क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से विचारों के माध्यम से स्पष्ट किया जाए। दूसरा है समाजवाद का मतलब है इसमें समाज को वरीयता देकर का मतलब है कि यहाँ पर जो कार्य किया जाता है उत्पादन और वितरण के साधनों पर उस पर समाज का क्या रहता है? स्वामित्व रहता है। तीसरी, कार्ल मार्क्स ने एक अवधारणा दी है जो जर्मनी का विद्वान था। उस कार्ल मार्क्स की अवधारणा का नाम है मार्क्सवाद। यानी कार्ल मार्क्स के विचारों को ही क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद कहा जाता है, जिसने उसको अपनी डेफिनेशन में अपने सिद्धांतों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का क्या किया है? व्याख्यान किया है। एक है महात्मा गांधी के विचारों को गांधीवाद कहा जाता है, क्योंकि उनकी बातों को क्या किया जाता है? अपनाने योग्य हैं। उनके विचार, आचार विचार जो बताए गए हैं उनको क्या कहा जाता है? उनकी बातों में को एक जगह इकट्ठा करके गांधीवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। साध्य और साधन की पवित्रता की बात की जाती है, वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता भी देखी जाती है। तो ये दूसरी तीसरी जो यूनिट अपन ने देखी वो भी क्या है? 10 नंबर में आती है। आगे मैं बात करूं नंबर 4 यूनिट की, भाग ए में, तो चौथी यूनिट आती है नियोजन। यानी यहाँ पर आपको प्लानिंग के रूप में क्या करना है? किसी चीज का निवेश करना है और विकास करना है। और एक शब्द नया आया है जो योजना आयोग के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है नीति आयोग। जो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो भी तत्कालीन बनता है वो। फिर दूसरा आपका लेसन है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है, यानी एनवायरमेंट है, और इसी के साथ इसमें प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। चौथी यूनिट में एक है भारत और वैश्वीकरण की बात की जाए कि वर्तमान जो दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, उसमें भारत की क्या भूमिका रही है, कहाँ तक इस वैश्वीकरण में भारत का क्या रहा है? संबंध रहा है। एक पार्ट बनता है वो नवीन सामाजिक आंदोलन बनते हैं कि जो नए मूवमेंट होते हैं उनकी भी चर्चा की गई है। नवीन सामाजिक या नव सामाजिक आंदोलन, उस आंदोलन में 2 आंदोलन बड़े ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं स्पेशली। एक तो महिला आंदोलन और एक है पर्यावरण संबंधी आंदोलन, जिसकी यहाँ पर चर्चा की जाती है। इसी चौथी यूनिट में लास्ट का लेसन का नाम है सामाजिक आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण, यानी सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है
और महिलाओं में आरक्षण का जो प्रावधान दिया गया है, सभी जगह 1/3 आरक्षण की जो चर्चा की जाती है 1/3 की, उसकी बात की ही गई है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट का जो 4 यूनिट का सिलेबस है उसकी चर्चा मैंने आपको बताई है। पहले पार्ट का नाम न्याय है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे का शक्ति, सत्ता और वेदता। वेदता को आप औचित्य पूर्णता भी कह सकते हो। एक स्वतंत्रता और समानता है, राजनीतिक सामाजिकरण, दूसरी यूनिट राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता। तीसरे यूनिट में अवधारणाएं हैं, अवधारणाओं में उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद है। चौथी यूनिट में है जो नियोजन, नीति आयोग, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है, भारत और वैश्वीकरण है, नवीन सामाजिक आंदोलन और महिला और पर्यावरण आंदोलन है, और सामाजिक आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण की क्या की गई है, चर्चा की गई है। यह एक खंड ए का है जो 40 नंबर की व्याख्या करता है प्यारे विद्यार्थियों। लगभग यहाँ पर 40 नंबर की बात करने वाला जो पार्ट है वो बे पार्ट है, यानी खंड बे है, जिसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर छोटे प्रश्न भी आएंगे, बड़े भी आएंगे। यहाँ पर भी छोटे और बड़े दोनों प्रश्न आते हैं। लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैं बात करना चाहता हूँ खंड बे में यूनिट नंबर फर्स्ट की बड़ा ही मोस्टली और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इंटरेस्ट भी बहुत आता है विद्यार्थियों को, क्योंकि ये सामान्य जीवन से जुड़ी हुई क्या है बातें हैं, और कंपटीशन एग्जाम में भी ये बड़ा रोल रखता है, छोटी से लेके बड़ी एग्जाम तक। बात करूं यहाँ पर संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसा भारतीय संविधान है उस संविधान की विशेषताएं हैं। कितने दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ, कितने संविधान में अनुच्छेद हैं जिनकी चर्चा की जाती है। भाई 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां दी गई हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। इसके साथ एक प्रस्तावना दी जाती है। प्रस्तावना आरबीएससी की किताबों के पीछे वाले पृष्ठ के पीछे प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदर्शित किया था या इसको शामिल किया था, उद्देशिका। एक बात करूं यहां पर भारतीय संविधान सभा के साथ साथ मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य को भी क्या करेंगे अपन विस्तृत रूप से अनुच्छेदों के माध्यम से अपन इनकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 4 में है और 4 क में है। संविधान के भाग 5 में देश की सरकार चलाने के लिए संघीय व्यवस्था की बात आ जाती है, तो तीसरा लेसन होता है वो भारतीय संविधान की विशेष व्यवस्था के तत्व पूछे जाएंगे कि भारत संघात्मक है कि एकात्मक है। दोनों के लक्षणों की अपन विस्तृत रूप से यहाँ पे व्याख्या करेंगे। तो पहली यूनिट यह है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी यूनिट की बात करूं तो दूसरी यूनिट में व्यवस्थापिका है, जिसमें संसद भारत में कहा जाता है। इसके 2 सदन हैं, पहला सदन लोकसभा है, दूसरा सदन राज्यसभा है। हालांकि संसद के साथ राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग के रूप में क्या रहता है, जुड़ा रहता है। फिर मैं बात करूं संघीय कार्यपालिका की, तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आ जाते हैं। इनकी क्या शक्तियां हैं, क्या पावर है, क्या स्थिति है, क्या कार्य करते हैं, वो सारी निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर अपन इन चीज़ों की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। क्योंकि एग्जाम में दृष्टि से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी राष्ट्रपति की शक्तियां और निर्वाचन प्रक्रिया पूछ लेता है, कभी कभी प्रधानमंत्री की शक्तियां कार्य पूछते हुए उसकी स्थिति का अवलोकन करने के लिए बड़ा प्रश्न दे देता है, इसलिए इसकी भी बातें पढ़ेंगे। तीसरा अंग है जो न्यायपालिका है। उस न्यायपालिका में एक बात की जाती है, वो सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की जाती है। उस सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में उसका चाहे वो अपगठन पूछें, उसकी शक्ति पूछें, जो भी बात पूछ जाते हैं या क्षेत्राधिकार पूछता है, तो हमें उसको क्या करना है, व्याख्या करनी है। फिर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री की बात की जाएगी। राज्य स्तर पर राज्यपाल, गवर्नर की और मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय की बात की जाती है। और फिर नीचे स्तर पर आते हैं
तो हमें 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या दिया गया है, जो पंचायती राज का उल्लेख किया गया है उसकी व्याख्या करनी है, जिसमें 3 स्तर पर पंचायती राज दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का जो उद्घाटन किया गया उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर यानी जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की जाती है। ऐसे ही नगरीय स्वशासन को शहरी स्वशासन को पढ़ेंगे, वो संविधान संशोधन आता है कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, 74वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के तहत दिया गया, उसकी भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसके स्तर भी कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। इन तीनों स्तरों को विस्तृत रूप से अपन क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। फिर आपका एक बड़ा ही नगरीय स्तर पर 3 भाग हैं, उसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की चर्चा की जाती है। ये 11वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है पंचायती राज, और नगरीय स्वशासन 12वीं अनुसूची से ही जुड़ा हुआ है। इसी खंड भाग में 2 यूनिट समाप्त होने के बाद तीसरी यूनिट बड़ी ही आती है, लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो सबसे पहले पॉइंट पार्ट बनता है वो जातिवाद बनता है। अपनी जाति को क्या देना, बढ़ावा देना, क्या कहलाता है, जातिवाद। और दूसरा बात है सांप्रदायिकता, अपने ही धर्म विशेष को क्या देना, महत्व देना, क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। आगे दूसरी चुनौतियों में आते हैं तो क्षेत्रवाद, अपने ही क्षेत्र विशेष को महत्व देना क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद। एवं अपनी ही भाषा को वरीयता देना भाषावाद कहलाता है, यानी अपने ही बातों को पर क्या रखना, ज्यादा से ज्यादा लगाव रखना क्या कहलाता है, ये जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और भाषावाद कहलाता है। तीसरा ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है विश्व स्तर पर जिसकी चर्चा की जाती है, टेररिज्म की, आतंकवाद की। आतंकवाद भी भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये आतंकवाद फैला हुआ है। इस आतंकवाद को निपटाने के लिए या इसको समाधान के लिए हर जगह पर प्रयास करते हैं हर प्रकार की सरकार। इस आतंकवाद की बात करूं तो आतंकवाद का मतलब है अपने कार्य को सिद्धि करने के लिए सामान्य जनता को डराना धमकाना और सरकार से वो कार्य करवाना जो उनके लिए क्या हो, हित में हो, ये आतंकवाद कहलाता है। दूसरी बात है कि राजनीतिक अपराधीकरण, आपको पॉइंट दिख रहा है, अपराधीकरण यानी जो राजनीतिक अपराधीकरण होता है, वोट बैंक की राजनीति के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं उसे अपराधीकरण कहते हैं राजनीतिक। एक पॉइंट आता है करप्शन यानी भ्रष्टाचार की बात करूं तो इसका मतलब है कोई कार्य के बदले में यहाँ पर जो कार्य नहीं किया जाता है, कार्य के बदले क्या मांगा जाता है, वेतन मांगा जाता है। तो वेतन मांगने वाली जो बात है वो भी बड़ी ही समस्या, गंभीर समस्या है डेमोक्रेसी के समक्ष, लोकतंत्र के समक्ष, भारत नहीं सभी राष्ट्रों के सामने है। तो ये भ्रष्टाचार भी टॉपिक अपन को विस्तृत रूप से पढ़ना है। एक जो सरकार बनती है वो एक सरकार किसी दल विशेष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर वो क्या करता है, गठन करता है, सभी राजनीतिक दलों में आपस में मिलाकर एक गठजोड़ बनाता है, उसे गठबंधन की क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। ये भारत के 1990 के दशक में बहुत सारी देखी गई थी। यहाँ पर ये 3 यूनिट की अपन ने चर्चा की। चौथी यूनिट जो है प्यारे विद्यार्थियों बड़े ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या करता है, बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उसमें पहला लेसन जो दिया गया है वो है भारतीय विदेश नीति और उसकी विशेषताएं तथा गुट निरपेक्षता। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात की जाती है, उसके क्या नियम है, सिद्धांत हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे भारत शांति प्रिय राष्ट्र रहा है और गुट निरपेक्षता की नीति का हमेशा प्रतिपादक रहा है, भारत किसी सैन्य गुट में कभी शामिल नहीं होगा। तो गुट निरपेक्षता यानी नेम की बात की जाती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की यहाँ पर क्या की जाती है, बातें की जाती है। नेम की बात करूं नेम की तो वर्तमान में प्रासंगिकता भी है क्योंकि यहाँ पर 120 राष्ट्र इसके क्या हैं, नेम के सदस्य हैं, क्योंकि मूल रूप से नेहरू द्वारा जो 1961 में नेम की स्थापना की गई उस समय 25 राष्ट्र थे। आगे मैं बात करूं यहाँ पर यूएनओ की तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रावधान किया गया है और इस संयुक्त राष्ट्र संघ का
विदेशी यानी विदेश में विश्व शांति में योगदान, विश्व शांति में क्या योगदान है उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसका क्या देन है विश्व शांति में उसकी व्याख्या करेंगे। एक पॉइंट बनता है इस यूएनओ में, यहाँ पर उसके 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उन अंगों में महासभा और सुरक्षा परिषद को स्पेशल तौर पे अपन को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल क्या कार्य करती है। एक बार आगे नेक्स्ट नाम है जो भारत की पड़ोसी देशों के साथ संबंध हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। भारत के साथ क्या क्या पड़ोसी राष्ट्र लगते हैं, उनमें पाकिस्तान, चीन और नेपाल की स्पेशल तौर पे व्याख्या करेंगे कि नेपाल, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ भारत की कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन से संधि और समझौते किए गए हैं। वीडियो के माध्यम से संधि समझौते अपन पढ़ेंगे। एक बात है, 1-2 लेक्चर सामने दे भी लिए हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक है पॉइंट है आपका क्षेत्रीय संगठन यानी रीजनल संगठन के ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर 2 बड़े ही महत्वपूर्ण संगठन हैं। एक का नाम है आसियान और एक का नाम है सार्क या दक्षेस, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके भी अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, यानी अगले क्लासों के वीडियो में इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। तो आपको इसका नोट डाउन करते हुए क्या लेना है, आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ के माध्यम आपको मिल जाएगी। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सिलेबस को उतार सकते हो। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे अपन, लेकिन आपको सभी विद्यार्थियों को अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले सिलेबस का अवलोकन करना और सिलेबस की चर्चा करना बड़ी आवश्यकता है। सिलेबस के माध्यम होने के बाद अपन ने इसको पढ़ेंगे तो लगभग सभी यूनिट 10-10 नंबर की हैं। एक यूनिट 12 की है तो एक 8 नंबर की है। टोटल मिला के 80 मार्क्स होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 80 में से 80 नंबर का प्रयास करेंगे अपन। टोटल मार्क्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो 80 में से 80 नंबर्स की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। 20 नंबर आप सत्रांक के जाते हैं जिसमें डिसिप्लिन, वर्क और इन चीज़ों से जुड़कर अटेंडेंस के कुल मिला के आपकी जो वरीयता होगी यहाँ पर वो 20 नंबर की होगी। तो यहाँ से भी अगर 20 में से 20-19 जाते हैं तो आपके लगभग क्या हो जाते हैं, सारे मार्क्स कवर हो जाते हैं। और 100 में से 100% क्या आ सकते हैं भाई प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपके नंबर आ सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और सभी इस बात को लाइक और शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा ये वीडियो। बेटे देखो प्यारे विद्यार्थियों, शेर और शेरनियों, जब आप लोग इस पर ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, आप इस पर थंबनेल दिखाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस बात में मैं कहना चाहता हूँ आप समय का सदुपयोग करते हुए अपने सिलेबस को जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और समय का सदुपयोग करते हुए अच्छे मार्क्स लाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, अगली क्लास में अपन इन वीडियो की एक एक की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सो धन्यवाद।